बिहार के सीतामढ़ी जिले से दूर घने जंगलों और दलदली खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बरगछिया। गांव इतना शांत था कि दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से ज्यादा हवा में लटकती थी। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे 100 साल पहले एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। तब से हर अमावस्या की रात वहां से किसी औरत के रोने, हंसने और बच्चों को पुकारने की आवाजें आती थी। गांव वालों ने उस रास्ते को छोड़ दिया था, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक था अभय, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक घर लौटा था। वो विज्ञान में विश्वास करता था और भूत प्रेत की हर कहानी को लोगों का भ्रम समझता था। लेकिन गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहां का डर केवल कहानियों तक सीमित नहीं था। हर किसी की आंखों में कोई ऐसा राज छिपा था जिसे कोई जुबान पर नहीं लाना चाहता था। पहली ही रात उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने कोई औरत खड़ी है। उसने सोचा शायद कोई गांव की महिला होगी, लेकिन अगले ही पल वो औरत हवा में घुलती हुई गायब हो गई। अभय की आंखें फैल गई। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा होगा। लेकिन उसी रात उसे दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अभय, बाहर आओ। जबकि गांव में उसके आने की खबर अभी किसी को ठीक से नहीं थी। सुबह होते ही अभय ने गांव वालों से उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसकी बात सुनते ही नजरें झुका ली। बूढ़े मुखिया ने केवल इतना कहा, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। यह सुनकर अभय मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर हल्की बेचैनी जरूर पैदा हो गई। उसी दिन उसने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी की आंखें बेहद डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों में गांव से 12 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। किसी की लाश नहीं मिली, केवल उनके कपड़े बरगद के नीचे पड़े मिले। सबसे अजीब बात यह थी कि गायब होने से एक रात पहले उन सभी ने किसी औरत को अपना नाम पुकारते हुए सुना था। अभय ने इसे महज संयोग माना और खुद ही रात में बरगद तक जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर बरगद के पास पहुंचा। वहां चारों तरफ धुंध फैली थी। अचानक हवा पूरी तरह थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम आखिर आ ही गए। अभय ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च अपने आप बुझ चुकी थी। अंधेरे में खड़े अभय की सांसें तेज होने लगी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन स्क्रीन बार बार अपने आप बंद हो रही थी। तभी बरगद की लटकती जड़ों के बीच उसे 2 लाल आंखें चमकती दिखाई दी। पहले उसे लगा कि कोई उल्लू होगा, लेकिन अगले ही पल वे आंखें धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे कोई इंसान उल्टा पेड़ से लटककर उसकी ओर आ रहा हो। उसका पूरा शरीर सफेद साड़ी में लिपटा था, लेकिन चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो जमीन पर उतरते ही बिना पैरों की आवाज किए अभय की ओर बढ़ने लगी। डर के बावजूद अभय ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जवाब में केवल एक ठंडी हंसी सुनाई दी। फिर बाल धीरे धीरे हटे और उसके नीचे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होंठ कानों तक फटे हुए थे। अचानक वो आकृति हवा की गति से अभय के सामने आ गई और फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव ने जला दिया था। अगले ही पल अभय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने अभय को बरगद के नीचे बेहोश पाया। उसके हाथ पर जलने का एक अजीब निशान था, मानो किसी ने गर्म लोहे से कोई चिन्ह बना दिया हो। होश आने पर उसने रात की सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने आश्चर्य नहीं जताया।
जैसे वे पहले से जानते हों कि ऐसा ही होगा। गांव की सबसे बूढ़ी औरत ने बताया कि जिस औरत को 100 साल पहले जलाया गया था, उसका नाम कमला था। वो गांव की वैद्य थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन एक महामारी के दौरान कई बच्चों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बिना किसी सबूत के उसे डायन घोषित कर दिया और जिंदा जला दिया। मरते समय कमला ने केवल एक बात कही थी, जिसने मुझे जलाया है उसकी हर पीढ़ी रोएगी। तभी बूढ़ी औरत ने अभय के हाथ का निशान देखा और कांपते हुए बोली, अब उसने तुम्हें चुन लिया है। अगली अमावस्या तक अगर उसका श्राप नहीं टूटा तो तुम भी बाकी लोगों की तरह गायब हो जाओगे। उस रात से अभय की जिंदगी बदल गई। जहां भी वह जाता, उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती। कभी कुएं के पानी में उसका चेहरा नजर आता, कभी आईने में अपने पीछे उसकी परछाई दिखती। रात होते ही कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैरों से घूमता रहता। दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे अभय को नींद आना बंद हो गई। हर सपने में वो खुद को जलती हुई आग के बीच खड़ा देखता, जबकि चारों तरफ गांव वाले हंस रहे होते। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के नीचे बैठा है। उसने हिम्मत करके नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, डायन छत से उल्टी लटकती हुई उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी तरह घूम गई और वो मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हारी बारी है। अभय ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक फटी हुई डायरी मिली जो कमला की थी। उसमें लिखा था कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि असली अपराधी गांव का जमींदार था, जिसने अपनी करतूतें छिपाने के लिए उसे डायन घोषित कराया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा। अभय को लगा कि यही रास्ता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चली और बरगद का पेड़ ऐसे हिलने लगा जैसे उसके भीतर कोई विशाल शक्ति जाग गई हो। उसी समय गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी अचानक चिल्लाने लगा, वो आ गई, उसने मुझे माफ नहीं किया। और देखते ही देखते उसकी सांस वही रुक गई। अगली अमावस्या की रात पूरे गांव में बिजली जैसी चमकने लगी, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। बरगद के चारों ओर हजारों कौए मंडरा रहे थे। अभय डायरी लेकर वहां पहुंचा और जोर जोर से कमला की बेगुनाही पढ़ने लगा। जैसे जैसे शब्द हवा में गूंजते गए, बरगद की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह लहराने लगी। अचानक जमीन फट गई और उसमें से जली हुई हथेलियां बाहर निकलने लगी। पूरा माहौल चीखों से भर गया। तभी सफेद साड़ी वाली डायन धीरे धीरे धुएं के बीच प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। उसने अभय की ओर देखा और कहा, सच बोलने में 100 साल क्यों लगा दिए? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि अभय की आंखों में भी आंसू आ गए। अभय ने गांव वालों के सामने जमींदार के अपराधों का हर सबूत रख दिया। पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन फिर एक एक करके बुजुर्ग लोगों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने डर और लालच में एक निर्दोष औरत को मौत के घाट उतार दिया था। पूरा गांव बरगद के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। अचानक हवा में फैली सड़ांध गायब होने लगी। बरगद की सूखी शाखाओं पर नई हरी पत्तियां निकलने लगी। ऐसा लगा मानो वर्षों पुराना श्राप समाप्त हो रहा हो। लेकिन तभी डायन ने अभय की ओर देखकर धीमे से मुस्कुराया। उसने कहा, श्राप खत्म हुआ है, लेकिन कहानी नहीं। यह कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटा सा काला ताबीज था। उसने वो ताबीज अभय के हाथ में रख दिया और अगले ही पल धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव पूरी तरह सामान्य हो गया,
लोग रात में भी बाहर निकलने लगे। बरगद अब डर का नहीं, बल्कि एक सबक का प्रतीक बन गया था। अभय भी शहर लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन जिस रात वह जाने वाला था, उसने उस काले ताबीज को पहली बार गौर से देखा। उसके पीछे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांप उठे। उसी क्षण उसके मोबाइल पर अपने आप कैमरा चालू हो गया। स्क्रीन पर वो अकेला खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे 3 सफेद साड़ी पहने औरतें खड़ी थी। अभय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उन तीनों औरतों में से एक ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अभय का कमरा खुला हुआ था। उसका सामान वही रखा था, लेकिन अभय कहीं नहीं था। पूरे गांव में खोजबीन हुई, जंगल छान मारे गए, नदी तक तलाश की गई, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। केवल बरगद के नीचे उसका वही काला ताबीज पड़ा था, जो अब बीच से टूटा हुआ था। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कमला की आत्मा नहीं दिखाई दी। लेकिन अमावस्या की रात बरगद के पास अब एक नहीं, बल्कि 4 परछाइयां दिखाई देने लगी। गांव वाले कहते हैं कि उनमें से एक परछाई हमेशा सबसे आखिर में खड़ी रहती है और उसके कपड़े आधुनिक जमाने के होते हैं। वो हर गुजरने वाले को देखकर बहुत धीरे से मुस्कुराती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो अगली सुबह बरगद के नीचे केवल उसके जूते मिलते हैं। आज भी बरगछिया गांव में सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां रहने वाली डायन अब अकेली नहीं रही। उसने अपने साथ एक नया साथी भी बना लिया है, जो हर नई अमावस्या पर किसी अगले शिकार का